चलिए गुड मॉर्निंग। चलते हैं, आज हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम इसको करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको वो बन जाएंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है और बहुत टफ चैप्टर भी नहीं है। बट एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा पीसीएस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। तो चलते हैं, इसको देखते हैं, एक एक करके देखेंगे फिर। ओके, तो आपका पहला ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। ये पहला चैप्टर मैंने कराया, ये सेकंड चैप्टर है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, कह रहा है इसमें से कौन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, चांदी काला हो जाता है, नहीं, ये केमिकल चेंजेस है। चांदी का ये चम्मच है, जैसे ये वाइट है, वाइट था, शाइनिंग था, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, ये ब्लैक ब्राउन कलर चेंज हो गया, ये कहलाता है, ये केमिकल चेंजेस है। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, इज़ ए केमिकल चेंज। क्या है ये? केमिकल चेंज है। क्या ये सिर्फ केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? सिल्वर रिएक्ट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस एंड गेट ब्लैकेंड एंड न्यू प्रोडक्ट सिल्फर सल्फाइड इज फॉर्म। ठीक है, तो ये बोलेगा कि सिल्वर चांदी के जो ऑर्नामेंट्स है या चम्मच है, जो भी है सिल्वर वेयर है, वो जंग लगने के बाद केमिकल चेंजेस होता है। वो बनाता क्या है? तो सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो ठीक है, ये तो केमिकल चेंजेस है। दूसरा, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, करा ये दूध है, दूध से दही जो बनता है, ये कहलाता है केमिकल चेंज। दूध से दही बनना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज ए केमिकल चेंज। कौन सा चेंज है? यहाँ पे देखिए केमिकल चेंज है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, एंजाइम का, एंड देन ये कर्ड के रूप में चेंजेस हो जाता है। अब आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। आंसर ये है, कौन है बताना पड़ेगा। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, कह रहा है कि देखिए ये बर्निंग ऑफ कैंडल, यहाँ वर्ड यूज है, ये सारा खेल इस शब्दावली का है, वर्ड का है। कहीं कहीं पे आपको बर्निंग लिखा रहेगा, कहीं पे आपको मेल्टिंग लिखा रहेगा। ठीक है, अगर ये मेल्टिंग होगा तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज, लेकिन अगर बर्निंग होगा तो ये कहलाता है केमिकल चेंज। ठीक है, ये सिर्फ शब्द का खेल है, इसको ध्यान देना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर पीसीएस में ये एग्ज़ाम कैंडल वाला तो ज़रूर पूछता है, हमेशा हमने देखा है कि कैंडल वाला एग्जामिनेशन में पूछता है। तो बर्निंग होगा, ठीक है, ये बर्निंग होगा, तो ये बर्निंग होगा। अगर ये बर्निंग हुआ तो आप कहेंगे ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये जलता है ना, ठीक है, जलता है, तो ये जल रहा है, तो जलने को केमिकल चेंज है। लेकिन ये इसका जो बॉडी है ये पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है, ये मेल्ट कर रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगा फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा? ये फिजिकल चेंज। ये कहलाएगा आपका केमिकल चेंज। बर्निंग वाला BC, ये याद रखना है, BC, और ये मेल्ट कर रहा है, ठीक है, मेल्ट कर रहा है, और ये मेल्ट कहलाता है फिजिकल चेंज। तो मेल्ट MP, BC और MP। जो बर्निंग होगा वो केमिकल चेंज होगा। ये बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। जो बर्निंग होगा BC याद रखिएगा, बर्निंग वाला केमिकल चेंज कहलाता है, जो मेल्ट कर रहा है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। अब आते हैं डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। ये वाटर है, इसमें ये शुगर है, ठीक है, शुगर को डिसॉल्व कर देंगे तो ये जो शुगर का क्रिस्टल है, अब ये डिसॉल्व होगा, इसका शेप साइज सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का शेप साइज आकार ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है फिजिकल चेंज। चलते हैं, इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं एक बार। ठीक है, देखिए केमिकल चेंज में क्या है, आइए केमिकल चेंज देखिए। जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी जल रहा है, जलने के बाद आपको क्या मिला? ऐश मिला, ठीक है, ऐश मिला। तो ये जो प्रोसेस है बर्निंग होना, बर्निंग के बाद जो ऐश है, ये कह रहा है केमिकल चेंज। इसका ये प्रॉपर्टी ही बदल जाती है, इसकी क्या होती है?
प्रॉपर्टी बदल जाती है। यहाँ देखिए, ए केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। क्या है यहाँ पे, केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट, इस लकड़ी के गट्टे को जलाने के बाद ये ऐश बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। लेकिन फिजिकल चेंज में ये इस नींबू को काटेंगे तो नींबू ही रहा, बट क्या है, स्लाइस में आ गया, इसका शेप चेंज हो गया। फिजिकल चेंज में बस इसका शेप और शक्ल चेंज हो जाते हैं। इन ए फिजिकल चेंज मैटर चेंज फ्रॉम वन बट केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी जो होती है, इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं होता। उसका केमिकल में इसकी नया प्रोडक्ट बन जाता है। केमिकल में क्या होता है, नया न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ हमने लिखा ना, यहाँ न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे ये फायर हो रहा है इस लकड़ी में, जलने के बाद ऐश बनेगा। जैसे ये बनाना है, इसमें क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है, ये देखिए गल जाएगा, सर गल जाएगा। ठीक है, मेकिंग ऑफ विनेगर एंड मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा और विनेगर को मिलाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। ये केमिकल चेंज हो जाता है। यहाँ फायर क्रैकर जलने के बाद कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये आपका केमिकल चेंज है। लेकिन यहाँ मेल्टिंग ऑफ आइस पिघल करके वाटर हो जाता है, फिर वाटर से फिर आप वापस आइस बना सकते हो। ठीक है, तो इसका शेप जो है ना, शेप चेंज हो जाता है। फिजिकल में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पर देखिए, लकड़ी को इसने काटा तो लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये रहेगा क्या, लकड़ी ही रहेगा। जैसे यहाँ मार्बल है, वाइट एंड ग्रीन मार्बल्स है। ठीक है, आपस में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, तो ये फिजिकल है। ठीक है, कागज़ के टुकड़े को छोटे छोटे काट दिए, इसका शेप साइज बदल गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी, जैसे इसकी प्रॉपर्टी थी, इस बड़े वाले पेपर की प्रॉपर्टी है, इस बड़े वाले पेपर की प्रॉपर्टी है, उसी तरह से इस छोटे वाले पेपर की अपनी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल केमिकल में न्यू प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज ए केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। बस ये याद रखना है, केमिकल में एक नया प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंजेस मैटर चेंज फ्रॉम फॉर्म, इसका शेप चेंज होता है, इसका शक्ल चेंज हो जाता है, बट केमिकल आइडेंटिटी सेम रहता है, बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। चेंज क्या होता है, केमिकल चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस आता है, केमिकल आइडेंटिटी नहीं बदलता। जैसे इस लकड़ी को आप तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े कर, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम रही ना, उसका शेप बदल गया, साइज बदल गया, फॉर्म बदल गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रह गई, तो ये कहलाता है फिजिकल। बट केमिकल में एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। केमिकल में क्या होता है, नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कंबशन, जलने के बाद नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, कंबशन नया, जलने के बाद न्यू प्रोडक्ट बनाएगा। 1 सेकेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसी को फिर से बताने की कोशिश की है। इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म। न्यू प्रोडक्ट, इसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें क्या है, केमिकल में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, केमिकल में क्या है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, केमिकल में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये याद रखना है। फिजिकल चेंज ब्रिंग अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ओनली लाइक शेप, साइज एक्सेट्रा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैंडल। कह रहा है फिजिकल में सिर्फ प्रॉपर्टी जो है उसका शेप एंड साइज बदलता है, जो भी मैटर है उस मैटर की जो प्रॉपर्टी में चेंजेज होगा, शेप एंड साइज में चेंज होगा। कोई भी मैटर ओनली लाइक शेप एंड साइज चेंज होगा। जैसे एग्जांपल दिया, मेल्टिंग ऑफ कैंडल या आइस, जो भी है। ठीक है, केमिकल चेंजेस कॉजेज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ सब्सटेंस ओनली, बर्निंग ऑफ वैक्स। केमिकल चेंजेस कॉजेज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है।
केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। जैसे वुडन का अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको जलाने के बाद जो ऐश बचता है उसका अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो जाता है। इस यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बनता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ शेप एंड साइज चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज नहीं होता। यहाँ पे फिजिकल में न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, केमिकल में न्यू प्रोडक्ट बनता है, ये याद रखना है। जो फिजिकल होता है ये रिवर्सेबल चेंज होता है। जैसे आइस को आप मेल्ट करो, वाटर बनेगा, वाटर बना, ये वाटर फिर दोबारा आइस बना सकते हो। तो ये फिजिकल में ये रिवर्सेबल होता है। फिजिकल में क्या होता है, ये चेंजेस जो होता है ये रिवर्सेबल चेंज होता है। फिजिकल में आपका जो चेंजेस होगा ये रिवर्सेबल चेंज होगा, बट केमिकल में इरिवर्सेबल चेंज होता है। केमिकल में कैसा चेंज होता है, इरिवर्सेबल चेंज होता है। केमिकल में इरिवर्सेबल चेंज होता है, बट केमिकल में इरिवर्सेबल, बट फिजिकल में रिवर्सेबल चेंज होता है। आइस को मेल्ट करके वाटर बना सकते हो, फिर उस वाटर से आइस में आ सकते हो। लेकिन जो वुडन ब्लॉक को आपने जला दिया, ऐश बना दिया, उस ऐश से फिर दोबारा आप वुडन ब्लॉक नहीं बना सकते। ठीक है, जिस कैंडल को आपने जला दिया, बर्न कर दिया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, नया प्रोडक्ट बना गया, फिर दोबारा उस बर्निंग मटेरियल से कैंडल नहीं बना सकते। ठीक है ना, इरिवर्सेबल, वही केमिकल प्रॉपर्टी आप वापस गेन नहीं कर सकते हो। तो ये याद रखना पड़ेगा। चौथा है कैंडल चेंज हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड। इसके केमिकल बॉन्ड में भी चेंज नहीं होता, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एटम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी एटम मॉलिक्यूल सब्सटेंस के केमिकल बॉन्ड चेंज नहीं होता। फिजिकल में केमिकल बॉन्ड चेंज नहीं होता। यहाँ चेंज हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स। यहाँ जो है केमिकल बॉन्ड में डायरेक्ट बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है, ये याद रखना है। केमिकल बॉन्ड पे क्या होता है, ये इफेक्ट पड़ता है। केमिकल बॉन्ड आपका चेंज हो जाता है केमिकल में केमिकल बॉन्ड आपका चेंज होता है, बट फिजिकल में केमिकल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ए फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिखेगा बार बार कि फिजिकल चेंजेस जहाँ होता है वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है या नहीं। तो फिजिकल में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है। फिजिकल में एनर्जी प्रोड्यूस सही नहीं होती, फिजिकल में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बट केमिकल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ है केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी। क्या है, केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी। केमिकल चेंज में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। केमिकल चेंज में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए खास करके। और अभी यूपी एंड बिहार में जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है पीटी में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पॉइंट पे चलते हैं। ये जो फिजिकल चेंज होता है इसको कहते हैं टेम्पोररी है, बट केमिकल चेंजेस आपका परमानेंट है। ये लाइन यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको एक जनरल है। ठीक है, ये आपको यूपीएससी के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। इन फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज। फिजिकल चेंज में यूपीएससी के लिए लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। फिजिकल चेंज में मैटर का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, बट इन केमिकल चेंज में मैटर का कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज्ड हो जाता है। बट केमिकल चेंजेस में मैटर का जो केमिकल कंपोजिशन वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मैटर का कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मैटर का कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, मैटर का कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। चलिए, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है सेकंड क्वेश्चन। अभी तक हम फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे थे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरा, चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। वाटर अगर वेपर बन जाता है, ये वाटर बॉडी है, यहाँ से वाटर गर्म होकर के ये वेपर बन गया, तो ये कहलाता है फिजिकल चेंज। क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। क्योंकि फिर ये वाटर वेपर से फिर वाटर वापस आ सकता है ना, रिवर्सेबल। अभी आपने देखा रिवर्सेबल, प्लस ये एनर्जी गेन करता है। एनर्जी जब ऊपर उठेगा
उठेगा तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, ठीक है, तभी तो बारिश होती है, तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ द फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म, कह रहा है कि कोई नया सब्सटेंस या एनर्जी या प्रोडक्ट नहीं बदलता, बट क्या होता है, वाटर का शेप चेंज होकर के ऐसा हो गया, और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर का शेप चेंज हुआ है, और इस तरह के वाटर का शेप चेंज हुआ है और ये हुआ है, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब ये ऊपर उठता है तो एनर्जी का लॉस होता है, इसका शेप एंड साइज बदलता है, प्रॉपर्टी तो सेम रहता है। क्या जो प्रॉपर्टी इसकी है वही प्रॉपर्टी इसकी है, यस, प्रॉपर्टी सेम रहेगा। फिजिकल चेंज ब्रिंग ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ओनली लाइक शेप साइज एंड मेल्ट, ठीक है, बट ये इरिवर्सिबल है, तो यस देख लीजिए, फिर वापस बारिश होकर के फिर यहीं पे तालाब में आ जाएगा, यहाँ जो बारिश हो रही फिर वही वाटर बॉडी में वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्सेबल होता है, इसका शेप और साइज सिर्फ चेंज होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, ये याद रखना है। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड पे इसके कोई भी केमिकल बॉन्ड जो यहाँ पे था, इसके केमिकल बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होता। फिजिकल चेंज कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्या यहाँ जो फिजिकल चेंजेस होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो नहीं, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। फिजिकल चेंजेस कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, फिजिकल चेंजेस प्रोसेस के दौरान नहीं करता, यह टेम्प्रोरी चेंज है, गया है वापस फिर उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा। सब्सटेंशियल आइडेंटिटी रिटेन्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है, सब्सटेंस का आइडेंटिटी रिटेन रहता है। फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, क्या इसका कंपोजिशन, वाटर का कंपोजिशन और ये जो वाटर वेपर बना है, क्या इसका कंपोजिशन में कोई चेंजेस आएगा, तो नहीं, कोई कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, डज नॉट चेंज, कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, कंपोजिशन ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, ये याद रखना होगा। तो हम चलते हैं, तो कह रहा है चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा, नॉट ए केमिकल, नेचुरल और बायोलॉजिकल चेंज। चलिए आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, इसमें कौन केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। कह रहा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, वाइट लाइट इनटू द लाइट ऑफ कलर्स व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म, कह रहा है ये प्रिज्म से जब वाइट कलर पास कराते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ का लाइट होता है, अलग अलग 7 कलर में ये बिखर जाता है, तो कह रहा है ये केमिकल चेंज है। दूसरा सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक, क्या ये जब हम सब्जी बनाते हैं तो क्या ये केमिकल चेंज होता है, वेजिटेबल का सॉफ्टनिंग। तीसरा ये है वेट सॉइल लंप एंड ड्राई गेट फ्रेजाइल, क्या जब गीली मिट्टी सूखती है तो ये फट जाती है, ये केमिकल चेंज है। दूसरा डिज़ोल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर, क्या ये साल्ट या शुगर वाटर में डाल के डिज़ोल्व करते हैं तो ये केमिकल चेंज है। देखिए भाई ये केमिकल चेंज नहीं है, मिट्टी, गीली मिट्टी का सूखना फिर दरारें फटना, ये केमिकल चेंज नहीं है। लाइटों का अलग अलग सेपरेट हो जाना प्रिज्म से गुजरने के बाद, ये केमिकल चेंज नहीं है। वेजिटेबल का सॉफ्टनिंग होना, ये आपका केमिकल चेंज होता है, ये आपका क्या होता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है। वेजिटेबल का सॉफ्टनिंग होना है क्योंकि इसमें बॉन्ड चेंज हो जाता है, ठीक है, इसमें जो आपस का बॉन्ड होता है, सब्जी के जो मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे से बने हुए हैं, उस आपस में जिस बॉन्ड का अट्रैक्शन है, जिस बॉन्ड से वो बंधे होते हैं, वो बॉन्ड की सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है, तो बॉन्ड चेंज होता है, इसलिए ये सब्जी क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो बॉन्ड चेंज होना, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे चेंज ऑफ बॉन्ड, ठीक है, देखिए यहाँ पे चलिए देख लीजिए एक बार यहाँ पे, देखिए केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। इन कॉन्टेक्स्ट चेंज हैव डिफरेंट इफेक्ट, क्या है, केमिकल बॉन्ड चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, केमिकल बॉन्ड चेंज हो जाता है, क्या चेंज होता है, केमिकल बॉन्ड चेंज हो जाता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेजिटेबल है, राइस है, जो भी इस तरह के प्रोडक्ट है, वो
आपको सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंज की जो मैंने प्रॉपर्टी आपको यहाँ दिखा रखी है उसको याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको बताता हूँ। ऑलवेज न्यू सब्सटेंस, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनता है। मैटर जो है उसका शेप एंड साइज चेंज होता है, बाकी ऐसे कोई केमिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज नहीं होता। केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, फिजिकल में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, बट शेप एंड साइज चेंज होता है। यह इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ बॉन्ड अफेक्टेड होता है, चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है उस प्रोडक्ट का। परमानेंट चेंज है ये, यस परमानेंट चेंज होता है। इरिवर्सिबल चेंजेस होता है ये। कंपोजिशन ऑफ मैटर कंप्लीटली चेंज, जो मैटर है उसका कंपोजिशन है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, इसमें से कौन है जिसका एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। तो केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये तो फिजिकल हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल हो गया। सोडिंग ऑफ मिल्क, ये है आपका केमिकल चेंज। तो 1 and only 3 केमिकल चेंज में हमने कहा कि न्यू प्रोडक्ट बनता है। जब ये दूध खट्टा होता है, फटता है, तो एक नया प्रोडक्ट बनाता है, तो न्यू प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। इसमें कंपोजिशन चेंज हो गया। अब इस खट्टे दूध से, फटे दूध से दोबारा दूध आप तैयार नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसमें बॉन्ड चेंज हो गया। केमिकल चेंज प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन टर्म ऑफ हीट साउंड, किसी भी ये जो चेंज हुआ है केमिकल चेंज, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, यस ये सही है। ये परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें बॉन्ड चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज हो गया, जो भी दूध एक मैटर था ना, अब उस मैटर का कंप्लीटली चेंजेस आ गया उसमें, ठीक है। तो ये आपका केमिकल चेंज है। बट ये कोई प्रोडक्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो गया, ये आपका कहलाता है फिजिकल। आइस क्यूब है गल करके पानी हो गया, ये कहलाता है फिजिकल, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन क्लोराइड है और ये दोनों है फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंजेस है। ये है आपका फिजिकल चेंज है और ये है आपका मिल्क जो है केमिकल चेंज है, ठीक है। बार बार मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, कह रहा है कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या वो रिएक्शन और फास्ट हो जाता है। तो ये बात सही है कि कोई ऐसा है उसके अंदर और कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसको और टेम्परेचर दे दो। जैसे आप दूध लाओ, दूध को गर्मी में रख दो, धूप में रख दो, तो वो दूध बहुत जल्दी फट जाता है। लेकिन उसी को फ्रिज में रखो तो वो दूध को ख़राब होने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब धूप में था, टेम्परेचर मिला, तो वो रिएक्शन उसके अंदर जल्दी हो गया, वो दूध जल्दी ख़राब हो गया, ठीक है। शोर आ गया, जम गया, फट गया, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर अगर कम रहता है तो ये केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूल मोशन बिकम मोर रैपिड, तो यस ये भी सही है। तो यहाँ से मैंने पिक्चर से दिखाने की कोशिश की। यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और यहाँ हमने 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसका स्पीड स्लो था, लेकिन जैसे 30 पे किया गया ना, इस पर टकराने का इसका बहुत स्पीड बहुत तेज़ हो जाता है। डायग्राम को भी अगर अच्छे से आप देखेंगे आप इसको रियलाइज़ कर सकते हो, डायग्राम ए और बी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको आप रियलाइज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाता है। मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होता है, तेज़ हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थियरी, as the temperature increases, the particles in a substance move about more quickly। कह रहा है कि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का वो मूव करता है, बहुत क्विकली मूव करता है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेम्परेचर 30 डिग्री है, इसका स्लो है, इसका क्या है बहुत फास्ट हो जाएगा। As the temperature increases, the number of collision increases as well as the energy of the collision. So temperature has a big effect on the rate of reaction. For every 10 degree increases, the rate approximately double. 10 डिग्री पे जो केमिकल रेट है रिएक्शन का वो हो जाता है डबल। The higher temperature, faster reaction.
जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन फास्टर हो जाता है। इसी को मैंने इस डायग्राम से यहाँ दिखाने की कोशिश की है। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से ये बढ़ता है। ए केमिकल रिएक्शन बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? फास्टर होता है एट बिकम हायर टेम्परेचर, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आर ग्रेटर। हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल का मूवमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब वाटर को ये वाटर है, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, हाइड्रोजन को अलग करते हैं, इसको कहते हैं डिकम्पोज करना, अलग अलग कर देना। जिसका बना होता है उन सबको अलग अलग तोड़ के अलग अलग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोज करना। जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होते हैं, एसिड, लाइट और साउंड नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज इंडोथर्मिक, ठीक है, एंड रिक्वायर इनपुट इतना केजी एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर डिकम्पोज्ड। द रिवर्स रिएक्शन फॉर्मेशन, अब यहाँ रिवर्स फिर इस मॉलिक्यूल से वाटर बनाने की बात कर रहे हैं हम, यहीं तक कह रहे हैं कि वही वाटर मॉलिक्यूल है उसको डिकम्पोज करना है तो 285, ठीक है, किलोजूल एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है इसको डिकम्पोज करने। तो ये कह रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो हीट के रूप में डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है हीट के फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपको इस डायग्राम और ये जो थ्योरी हमने लिखा है उससे आपका क्लियर होता है। इसको आप और पढ़ लीजिए। चलते हैं, ये पीसीएस एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पास्चुराइजेशन। एक प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, मिल्क इज हीटेड अप टू ए लॉन्गर टाइम एंड देन कूल सडनली विथ ए स्पेसिफिक टाइम। कह रहा है पास्चुराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को थोड़ा देर के लिए गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे और देन बहुत तेज़ी से उसको सडनली जो है ना एक कोल्ड पाइप से गुजारते हैं कि जल्दी वो ठंडा हो जाए। उसी प्रोसेस को कहते हैं पास्चुराइजेशन। कहते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेश मिल्क है, मिल्क हीटिंग थ्रू द सोलर से हो या जिससे अभी आप उसको हीट करते हैं 60 डिग्री 63 डिग्री पे आधा घंटे के लिए। अगर 72 डिग्री पे करते हैं तो वो होता है 15 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर डायग्राम है 63 डिग्री के लिए, यानी आधा घंटा के लिए इसको, हाफ एन आवर के लिए इसको गर्म करते हैं एंड सडनली मिल्क को कूल करते हैं। वो कहलाता है पास्चुराइज मिल्क। वो क्या कहलाता है? पास्चुराइज मिल्क। कहीं कहीं पे 72 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे हम 15 मिनट के लिए गर्म करते हैं, देन उसको कूल करते हैं सडनली। वो प्रोसेस कहलाता है पास्चुराइजेशन। जैसे ये मिल्क है टैंक में डाला, अब इसको हीट करते हैं। हीट करने से जो यहाँ पर देखिए, व्हेन द एंजाइम गो थ्रू हीट ट्रीटमेंट दे आर डीनेचर। जो एंजाइम होता है दूध के अंदर वो डीनेचर हो जाता है, वो इनएक्टिव होता है। वो एंजाइम डीनेचर्ड यानी इनएक्टिव होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है, बिकम अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अब ये एंजाइम, दूध के अंदर जो एंजाइम है वो कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। अब हीटिंग के बाद क्या करते हैं हम, दूध को सडनली ठंडा करते हैं, यहाँ कूलिंग करते हैं। द एंजाइम कंटिन्यू टू द कूलिंग ट्रीटमेंट एंड स्टिल अनेबल टू फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग बैक्टीरिया टू ग्रो। अब दोबारा इसमें बैक्टीरिया, और ये प्रोसेस क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस आपको पता है ना कि इरिवर्सेबल होता है, दोबारा लौट के नहीं आता। एक बार जो एंजाइम यहाँ पे एक बार जो एंजाइम आपको यहाँ पे डीनेचर आपने कर दिया उस एंजाइम को, अब वो एंजाइम दूध को ठंडा होने पर भी, दूध के ठंडा होने पे भी दोबारा वो फंक्शनेबल नहीं रहता, वो फंक्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये केमिकल है। पास्चुराइजेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि हम एंजाइम को क्या कर रहे हैं, डीनेचर कर रहे हैं। डीनेचर करने से क्या होता है, बॉन्ड चेंज हो जाता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, डीनेचर हो गया, अब दोबारा इसको ठंडा करके पैकेट में डालेंगे भी तो ये एंजाइम दोबारा इरिवर्सेबल नहीं है, ये रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है ये, ठीक है, इरिवर्सेबल है नहीं है, ठीक है। ये
रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है, दोबारा ये एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाता। इसलिए दूध में अगर एंजाइम आपका इनएक्टिव है तो दूध जो है आपका लॉन्गर टाइम तक सही रहता है, ठीक है। लेकिन इसके अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे कि पास्चुराइज मिल्क एंड रॉ मिल्क में क्या डिफरेंस है, कि कौन अच्छा होता है, हम आगे देखते हैं। तो आप बस ये जानिए पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि मिल्क को हम सडनली पहले 30 डिग्री पे गर्म करते हैं, देन सडनली हम उसको ठंडा करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चुराइजेशन। अगर 63 डिग्री पे है तो हम उसको आधा घंटा के लिए, अगर 72 डिग्री पे कर रहे हैं तो हम उसको 15 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। और सडनली हम इसको ठंडा करते हैं, वही है यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूशन फ्लो एट फ्लो रेट अलाउ मिल्क, ठीक है। मिल्क डालें, उसको गर्म करते हैं, फिर सडनली उसको ठंडा करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है पास्चुराइजेशन। फिर यहीं पे कूलिंग है, ये उसका पैकिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पास्चुराइज मिल्क और रॉ मिल्क जो हम दूध निकालते हैं उसको पास्चुराइज किए बिना हम घर में जो भैंस गाय से लेके आते हैं तो हल्का सा उबाल लेकर के जो हम यूज़ करते हैं, और एक होता है पैकेट वाला जो हम दूध लाते हैं, जैसे अमूल है, डेयरी है, अमूल है, मदर डेयरी है, सुधा है, जो भी आप दूध यूज़ करते हो, उसके दूध में और रॉ मिल्क में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, जो पास्चुराइज मिल्क है, जो डब्बा पैक मिल्क है आपका, अमूल डेयरी है, ये सब जो भी आप यूज़ करते हो, मदर डेयरी, उसमें जो विटामिन है वो 35% घट जाता है पास्चुराइजेशन करने से। लेकिन जो आपका रॉ मिल्क है उसमें 100% विटामिन ए रहता है, वो घटेगा नहीं, लेकिन आपका पास्चुराइजेशन से 35% विटामिन ए घट जाएगा, यानी कि एनर्जी कह सकते हैं। दूसरा, विटामिन सी जो मिल्क में होता है वो 25 से 77% रिडक्शन हो जाता है। लेकिन जो आपका रॉ डायरेक्ट भैंस और गाय से जो दूध लेके आते हैं उसमें विटामिन 100% रहता है। विटामिन ई 14% घट जाता है, बट आपका स्टेबल रहता है, इसमें 100% रहता है रॉ मिल्क में। आयरन 66% घट जाता है रॉ मिल्क में, इसमें बिल्कुल थोड़ा भी नहीं घटता। जिंक 70% घट जाता है, लेकिन रॉ मिल्क में 100% रहता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है 38% घट जाता है। और विटामिन्स कितना इंपॉर्टेंट है, जिंक कितना इंपॉर्टेंट है, जितने भी एंजाइम है, न्यूट्रिएंट्स है, कितना इंपॉर्टेंट है, और पास्चुराइज मिल्क में क्या घट जाता है ये आप देख सकते हो। कैल्शियम 21% हड्डियों को मजबूत करने के लिए चाहिए, वो घट जाता है 21%। एंजाइम तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, 100% डिस्ट्रॉय है। ये यूपीएससी के लिए है कि पास्चुराइज मिल्क में क्या एंजाइम 100% डिस्ट्रॉय हो जाता है या 10%, 90%, ये परसेंटेज बताएगा, ठीक है। दूसरा ये है इम्यूनोग्लोबिन्स डैमेज हो जाता है, लेकिन इम्यूनोग्लोबिन्स रॉ मिल्क में 100% रहता है। प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है, वे प्रोटीन जो है पास्चुराइज मिल्क में डीनेचर हो जाता है, लेकिन आपका रॉ मिल्क में डीनेचर नहीं होता, 100% वो एक्टिव रहता है। तो हमें कौन सा मिल्क यूज़ करना चाहिए, पैकेट और डब्बा वाला? कभी नहीं। कौन सा हमें ऑलवेज प्रेफर करना चाहिए? रॉ मिल्क। तो ये पास्चुराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मिल्क को हीट किया जाता है स्पेसिफिक टाइम टेम्परेचर पर, एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जितने भी हैं, पैथोजिन, वो मर जाते हैं। जो भी डिजीज़ होता है, लिस्टोरोसिस है, टाइफाइड है, फीवर है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थेरिया है, ब्रूसेलोसिस जो भी है, ये सारे डिजीजेज आपको नहीं होंगे। पास्चुराइज मिल्क के ये फ़ायदे तो हैं, लेकिन पास्चुराइज मिल्क के ये नुकसान भी हैं कि सारे मिनरल्स जो है, न्यूट्रिशन जो है वो घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, पास्चुराइजेशन इज रिलेटेड टू पास्चुराइजेशन स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क कहलाता है। पास्चुराइजेशन डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क नहीं है, डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क नहीं है, और फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क नहीं है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सराना गलाना, ठीक है। स्टरलाइज जो भी पैथोजिन्स हैं, देख लीजिए यहाँ पैथोजिन्स है, उसको हम स्टरलाइज कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। और एंजाइम है उसको हम डीनेचर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यूजुअली द मिल्क इज स्टरलाइज एट 108 से 111 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 से 30 मिनट। स्टरलाइज्ड मिल्क बोटल शुड बी ग्रेजुअली कूल्ड। ये धीरे धीरे, स्टरलाइज वाले में हम धीरे धीरे करते हैं, पास्चुराइजेशन वाले में सडनली करते हैं, ये फ़र्क है।
पास्चुराइजेशन में हम सडनली करते हैं, स्टरलाइज में क्या होता है हम धीरे धीरे करते हैं। एनी सडन कूलिंग में लीड टू बोटल ब्रेकेज, फाइनली द मिल्क इन बोटल शुड बी स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस। स्टरलाइजेशन डिस्ट्रॉय इच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टरलाइजेशन से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इट पोर्स, जो भी उसके पोर्स है। पास्चुराइजेशन प्रोसेस एलिमिनेट ऑल पैथोजिन बैक्टीरिया। कह रहा है पास्चुराइजेशन प्रोसेस एलिमिनेट ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया थ्रू थर्मल ट्रीटमेंट। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, थर्मल ट्रीटमेंट, गर्म करते हैं, उससे सारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। एट ए फिक्स टेम्परेचर ओवर ए पीरियड ऑफ स्टरलाइजेशन डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक वायरस along with saprophytic microorganism, फंगस, वेजिटेटिव एंड वायरस। सारे के सारे आपके स्टरलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ लिखा है स्टरलाइजेशन में जितने पैथोजिन है, वायरस है, सैप्रोफिटिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस है, वेजिटेटिव एंड वायरस है, ये सब आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यहाँ पास्चुराइजेशन प्रोसेस एलिमिनेट ऑल पैथोजिन बैक्टीरिया। पास्चुराइजेशन में एलिमिनेट कर देते हैं जितने पैथोजिन बैक्टीरिया हैं, हाँ, थर्मल प्रोसेस के द्वारा। और स्टरलाइजेशन में जितने पैथोजिन वायरस हैं, यहाँ बैक्टीरिया है, यहाँ वायरस है, लॉन्ग विथ सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है स्टरलाइजेशन, ठीक है। आप इसको एक बार देखिएगा खुद से भी। चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन, डिस्टिलेशन सी वाटर, यस। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर। डीनेचुरेशन, यस, प्रोटीन को हम डीनेचर करते हैं, जैसे कि मिल्क में क्या होता है पास्चुराइजेशन में, जो प्रोटीन है, एंजाइम है, उसको हम डीनेचर कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं। पास्चुराइजेशन टी का नहीं, पास्चुराइजेशन होता है मिल्क का। पास्चुराइजेशन टी का कभी नहीं होता, पास्चुराइजेशन होता है मिल्क का। कहता है डिस्टिलेशन, यानी कि जो सी वाटर है उसका डिस्टिलेशन के द्वारा हम उसको सी वाटर को पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य बनाते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन से। इसमें क्या, डिस्टिलेशन में क्या होता है, प्योर, यहाँ है सी वाटर है, ये यहाँ देखिए सी वाटर है, इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्योर वाटर इधर चला जाता है, ठीक है। प्योर वाटर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके प्योर वाटर इधर चला गया, साल्ट यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, सी वाटर के लिए हम करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक टेम्परेचर देते हैं खास टेम्परेचर पे, इस प्रोटीन को, नॉर्मल प्रोटीन को डीनेचर्ड प्रोटीन कर दे। इसका सेप ऐसा था, अब इस प्रोटीन का डीनेचर प्रोटीन का सेप ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये डीनेचर जो है वर्ड है हम प्रोटीन की यूज़ के लिए करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस पोर्टेबल वाटर, यानी पीने वाला जो पानी है वो जो तैयार करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। पहले हम यहाँ पर सिर्फ ये जानते हैं ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इधर से जो वाटर है वो चला जाता है, साल्ट और इम्प्यूरिटी इधर रह जाती है। ये प्रोसेस से हम पीने वाला पानी जो है पोर्टेबल वाटर यूज़ करते हैं। एक होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, ये कंसनट्रेटेड, हाईली कंसनट्रेटेड है, ये लोअर कंसनट्रेटेड है। इधर से जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो हाई कंसनट्रेटेड की तरफ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, ऑस्मोसिस में है। लेकिन जो पीने वाला पानी हम पोर्टेबल वाटर जिसको कहते हैं, वो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा हम करते हैं, यानी कि हम रिवर्स प्रेशर इधर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन इसमें ट्रू नहीं है, कौन इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो कह रहा है पहले गलत को ही देख लेते कौन सही नहीं है। एडिशन ऑफ सोल्यूट टू ए सॉल्यूशन इंक्रीज इट वाटर पोटेंशियल। कह रहा है कि जब सोल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, उस वाटर की वाटर पोटेंशियल बढ़ा देता है। जैसे कि ये वाटर है एक गिलास, ठीक है, इसमें शुगर डालते हैं, ये वाटर था यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर था यहाँ पे, ये, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूट डालते हैं तो क्या उसके वाटर पोटेंशियल को बढ़ा देता है? तो कह रहा है नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब देखेंगे, एक एक करके देखते हैं।
original boiling point of water is 100 degree Celsius. After addition of salt, the boiling point increase. होता क्या है कि जब कोई, देखो ये प्योर वाटर है, अब इसमें कोई सोल्यूट डाले आप यहाँ पे लाल लाल जो भी है, अब इस सोल्यूट में ये प्योर वाटर ये सोल्यूट था, अब लोअर वेपर प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर से जो भी आप दे रहे हो, हीट दे रहे हो कि ये वेपर बने, इस वेपर पे अब जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग रहा है इसके मुकाबले, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इसके मुकाबले ये यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हीट देना होगा, एनर्जी देना होगा, ताकि ये वेपर इतना ज़्यादा हीट और एनर्जी इसके अंदर आ जाए, बाहर वाले एटमॉस्फेयर प्रेशर को धक्का देके ये बाहर चला जाए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मोर हीट रिक्वायर्ड, इसको क्या है, ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड टू मेक द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसको इतना हीट देना है, इतना इसके अंदर एनर्जी पैदा करना है इसके भाप के अंदर कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ज़्यादा नहीं, इक्वल की बात कर रहा है, तब ये जाके बाहर निकलेगी, ठीक है, तब जाके ये बाहर निकलेगा, ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। अब इसमें जो इम्प्यूरिटी या सोल्यूट जो भी डालोगे तो ऐसे में क्या होता है, ये अब 100 डिग्री पे उबल रहा था, लेकिन अब इसको जो है इम्प्यूरिटी डालने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अपने आप को लाना है, इसके यहाँ पे हीट अब 100 नहीं बल्कि 110 120 जो भी है, मतलब 100 से ज़्यादा देना है, ठीक है। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज एंड इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट था, प्योर वाटर था, उससे ज़्यादा इसको चाहिए, ठीक है। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप देखिए। रही बात बाकी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर। कह रहा है कि कोई भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन, एनी वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर सॉल्यूशन, जैसे ये प्योर वाटर है मान लेते हैं, इसमें कोई शुगर डाल देते हैं या साल्ट डाल देते हैं, ये जो सॉल्यूशन बना इस प्योर वाटर से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए वेपर बनाने के लिए इस सॉल्यूशन को, ठीक है। वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी वाटर सॉल्यूशन इज हायर देन प्योर वाटर। यस, ये बात सही है। वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। वाटर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, कोई जैसे ये सॉल्यूशन है, इसका वाटर वेपर प्रेशर इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये जो प्योर वाटर है इससे कम होता है इसका वेपर प्रेशर। यहाँ पर देखिए लोअर वेपर प्रेशर, ये इम्प्यूरिटी वाला है ना, ये इम्प्यूरिटी वाला सॉल्यूशन है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ये लोअर होगा प्योर वाटर से। प्योर वाटर, ये जो प्योर वाटर है इस पर ध्यान देखिए, ये वाला प्योर वाटर, इसका जो वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो प्योर वाले से वेपर प्रेशर उसका क्या होता है, कम होता है, लेकिन प्योर वाला जो वाटर सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये याद आपको रखना होगा, ठीक है, ये याद आपको रखना होगा। ऐसा नहीं कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, नहीं, जो सॉल्यूशन है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए वेपर प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसका पहले से जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है प्योर वाटर के कंपैरेटिवली, ठीक है। प्योर वाटर के कंपैरेटिवली उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। अब आते हैं व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल। यहाँ है देखिए, ये जो लाइन होती है ये लाइन सेमी परमिएबल है मेम्ब्रेन, देन वाटर फ्लो कैन बी स्टॉप बाय गिविंग प्रेशर टू द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पे अगर यहाँ पे है स्टॉप बाय गिविंग प्रेशर, अगर ये इधर से प्रेशर अगर बंद कर देंगे तो ये वाटर फ्लो जो इधर जा रहा है ये रुक जाएगा, ठीक है। ये वाटर फ्लो इसलिए इधर से इधर जा रहा है क्योंकि इधर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ये प्रेशर अप्लाई करना बंद कर दोगे ना, ये आपका मूवमेंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। मूवमेंट क्या है तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट क्या होगा, ये बंद हो जाएगा।
तो ये बात आपका सही है, ठीक है, ये सही है, ये सही है, गलत क्या था, ये था, ठीक है। इसको और खुद से भी एक बार आप देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज। अब ये 100 डिग्री पे उबल रहा था, लेकिन जैसे इसमें इम्प्योरिटी डाले हो ये 110, 120, 130 डिग्री पे जाके उबलेगा। तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज। तो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100, ठीक है। आफ्टर एडिशन ऑफ साल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे किसी लिक्विड में तो इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन मोर हीट इज रिक्वायर्ड। ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड की जो वेपर प्रेशर टू मेक द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बनाने के लिए हीट आपको ज़्यादा चाहिए, मान लेते 110 डिग्री चाहिए। और कितना और ये वेपर जब तक के नहीं बनेगा जब तक कि एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। वही कह रहा है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस and is higher than boiling point of solvent and higher than boiling point of solvent, ठीक है, ये बात है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे फिगर हमने डायग्राम आपको बता दिए हैं कि ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। और ये अक्सर जो है ना कंफ्यूज करते हैं क्योंकि बच्चों के पास ये डायग्राम होता नहीं है इतना, इसलिए मैं हर बात का डायग्राम बना के आपको देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमेशा ये ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोलॉजी हो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल किसी न किसी फॉर्म में इसको घुमा के आपको पूछेगा। एक कॉन्सेप्ट से हज़ार कॉन्सेप्ट इसका तैयार होता है, क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है। कह रहा है वाई डज वाटर बॉयल एट ए लोअर टेम्परेचर एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री एट हायर। किसी ऊंचाई पे, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ पे 90 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल कर रहा है, लेकिन ज़मीन पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं प्लेन इलाके में, यहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए तब जाके बॉयल कर रहा है। लेकिन जैसे पहाड़ पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 100 डिग्री इस वाटर को बॉयल करने के लिए चाहिए, लेकिन ये पहाड़ पे जैसे गया है तो यहाँ पे कह रहा है कि 90 डिग्री ही टेम्परेचर दो, 80 डिग्री टेम्परेचर दो, तो ये वाटर बॉयल कर देगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर, इस वाटर बॉडी पे, ये जो वाटर है ना, किसी कंटेनर में वाटर है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको हीट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये डॉट 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 पॉइंट कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो इस कंटेनर में जो वाटर है इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी कितना चाहिए, कम पे ही ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसलिए किसी भी एल्टीट्यूड पे, हाइट पे कोई भी लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाती है इन कंपेरिजन टू प्लेन इलाका, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, क्यों है, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। यहाँ पे क्या होता है, हाइट पे एटमॉस्फेरिक क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल बहुत कम ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो भारी चीज़ें नीचे जाएगी और हल्की चीज़ें ही थोड़ी बहुत जो होगी वो ऊपर जाएगी। बाकी सब जो है ना, अपने स्ट्रैटिफिकेशन होता है, अपने वेट के हिसाब से सब नीचे बैठता चला जाता है। जो हल्की होगी ऊपर, जो हल्की होगी उससे ऊपर, जो हल्की होगी ऊपर, ऐसे में जाते जाते ये बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता चला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो हीट भी कम देनी पड़ेगी उसको बॉयल करने के लिए, बिकॉज यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको हीट सप्लाई ज़्यादा करना होगा, टेम्परेचर ज़्यादा करना होगा, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा अप्लाई करना होगा उस वाटर बॉडी को गर्म करने के लिए। इसलिए अल्टीट्यूड पे, पहाड़ी इलाके पे वाटर आपके यहाँ 100 डिग्री पे अगर बॉयल करता है प्लेन इलाके में, तो एल्टीट्यूड पे, कश्मीर में, जम्मू में, हिमालय में, वही वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पे ही
बॉयल कर जाएगी, यही इसके कारण है, ठीक है। तो आंसर ये है। बाकी और है क्या, ग्रेविटेशनल की अट्रैक्शन की वजह से नहीं, हेवी विंड ऑफ माउंटेन की वजह से नहीं, नॉन ऑफ द, ठीक है क्लियर। एट द हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ सी लेवल, या लैंड जो उस लेवल पे। सो वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड, कह रहा है हाई एल्टीट्यूड पे वाटर बॉयल करेगा एट लो टेम्परेचर, लेकिन जो सी लेवल पे है वाटर 100% 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव अ थॉट टू दिस स्टेटमेंट, कह रहा है टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है इज अचीव बाय द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आइस, साल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या साल्ट इंक्रीज कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट? तो यहाँ देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट इज द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आइस दैट डिक्रीजेस, और यहाँ क्या क्या है, साल्ट इंक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं साल्ट इंक्रीजेस नहीं, साल्ट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप 0 डिग्री एंड कैन गो लोएस्ट अप टू 21 डिग्री, एवरेज 20 डिग्री मान लो आप। वी conclude that the freezing point gets lower when salt and ice are taken into consideration। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ पे 0 डिग्री था, लेकिन जैसे ये प्योर वाटर है 0 डिग्री पे ये जमेगा, जैसे इसमें साल्ट ऐड किया, यहाँ पे देखिए साल्ट, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो आ गई -20 डिग्री पे, -20 डिग्री पे आ गई। तो जैसे हम कोई इम्प्योरिटी साल्ट डालते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ की, 0 से ऊपर गई या 0 से नीचे आई, तो 0 से नीचे आई इसका मतलब होता है डिक्रीज़ करना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट की क्या होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री से -10 और -20 पे आ जाएगी तो वो कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज़ कर गई, ठीक है। तो आपका पहला तो सही है, दूसरा गलत है, आंसर हो जाएगा सी। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, टेम्परेचर कह रहा है ये 0 डिग्री है, टेम्परेचर इससे भी बिलो जाए 0 डिग्री बाय अचीव बाय द मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड आइस, यस आइस में साल्ट डाल देंगे तो ये जो टेम्परेचर है आप उससे भी नीचे का, 0 डिग्री से भी नीचे नेगेटिव में भी आप उससे अचीव कर सकते हो। वही है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन ए सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। आप इसको एक बार देखिए खुद से भी, इस डायग्राम को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जेल है, फोम है, इमल्सन है, सस्पेंसन है, ठीक है। तो मिल्क आपका इमल्सन है, ठीक है। मिल्क इज़ एन इमल्सन, मिल्क क्या है, इमल्सन है। तो टाइप ऑफ इमल्सन, जैसे कि ये दूध में जो फैट मॉलिक्यूल है, एंजाइम मॉलिक्यूल है, इतने ज़्यादा विटामिन्स है, मिनरल्स है, जिंक है, जो भी मेटल्स हैं, मिनरल्स है, वो इतने डिज़ोल्व होते हैं इस लेवल पे, इतनी माइन्यूट है कि आप उसको अलग क्या कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऐसे आप, ठीक है। तो ये कह रहा है कह रहा है मिल्क फैट, कह रहा है सॉरी, मिल्क इज एन इमल्सन इन विच मिल्क फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, इमल्सन आर कोलोइड्स इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। जो डिस्पर्स फेज है, ये जो मिनरल्स एटम है डिस्पर्स फेज, ठीक है, ये वाटर, और डिस्पर्स फेज यहाँ भी है, डिस्पर्स फेज ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड, दोनों जो है ना डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। सो मिल्क इज एन इमल्सन इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। तो इसलिए सो मिल्क इमल्सन है इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है, मिल्क है, स्मोक है, आइसक्रीम है, ठीक है। इसमें जो फैट मॉलिक्यूल है, मिनरल्स है, और भी जिंक है, विटामिन्स है, ये सब इतने डिस्पर्स्ड होते हैं कि दोनों एक दूसरे में मिला होता है इस तरह से, क्योंकि उसको आप इजली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो इमल्सन बनाता है, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इमल्सन,
के लिए डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, वही कहता है अ कोलॉइडल इज ए मिक्सचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट आर सस्पेंडेड इन अनदर मीडियम। जैसे मिल्क वाटर में फैट मॉलिक्यूल्स, मिनरल, आयन, विटामिन सब डिस्पर्स है। स्मोक में बहुत सारे गैसेस, लिक्विड जो है इसमें सस्पेंडेड है। आइसक्रीम में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल आपस में इमर्ज्ड हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इमल्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज नॉट क्लोराइड, कौन इसमें क्लोराइड नहीं है। मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम क्लोराइड है, हनी आपका क्लोराइड नहीं है। क्लोराइडल इज ए मिक्सचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट आर सस्पेंडेड इन अनदर मीडियम। इसमें जो फैट है वो वाटर, जो मिल्क का वाटर है उसमें सस्पेंडेड है। ये स्मोक में वाटर जो है गैसेस पार्टिकल में सस्पेंडेड है। इसमें फैट में आपके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है। जैसे मिल्क में इट इज़ ए मिक्सचर containing fat and protein globules in water. It is a mixture containing blood cell and blood plasma. इसमें ये मिक्सचर है। आइसक्रीम मिक्सचर कंटेनिंग एयर बबल्स, इसके अंदर एयर बबल्स है। फैट ग्लोबुल्स है, आइस क्रिस्टल है एंड फ्रोजन सेरम फेज है, ये सब इसके अंदर है, ठीक है। लेकिन हनी में 10 नैनोमीटर से भी छोटे छोटे पार्टिकल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज के पार्टिकल, ग्लोबुलिन्स के पार्टिकल इतने ज़्यादा उसके अंदर डिस्पर्स होते हैं कि उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मिल्क में जो फैट है, मॉलिक्यूल्स है, आप उसको सेपरेट कर लेते हो। आइसक्रीम में है, सेपरेट कर लेते हो। ब्लड में प्लेटलेट्स को है, न्यूक्लियस है, हीमोग्लोबिन है, सबको सेपरेट कर लेते हो। लेकिन हनी में जो पार्टिकल्स है उसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसका साइज इतना छोटा है कि आप उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये आपका क्लोराइड नहीं है, ठीक है, ये आपका क्लोराइड नहीं है। ये कहीं लटक नहीं रहा है कि आप उसको सेपरेट कर लोगे, सस्पेंडेड नहीं है, इसलिए हनी जो है क्लोराइड नहीं है, ठीक है। बाकी आपका क्लोराइड है। इसमें देखिए कंपोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, क्लोराइड एंड सस्पेंशन। तीन तरह का होता है, एक सॉल्यूशन होता है, क्लोराइड होता है, सस्पेंशन होता है। जो सॉल्यूशन होता है उसकी साइज 1 नैनोमीटर होती है, उससे छोटी होती है। क्लोराइड 1 से 100 नैनोमीटर होती है। और जो सस्पेंशन होती है वो कितना छोटा है, मोर देन 100 नैनोमीटर। कितना, तो ये हनी आपका सस्पेंशन है। अब आइए अपीयरेंस अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन का, जैसे पानी और शुगर को है तो वो क्लियर सॉल्यूशन होता है। तो जो क्लोराइडल होता है, जैसे कि आप आटा ले लो, पानी में घोल दो तो वो क्लाउडी टाइप का हो जाएगा। सस्पेंशन जो होगा वो भी काफ़ी क्लाउडी होगा, ये इससे डेंस होगा। सो क्लोराइड से भी ज़्यादा डेंस होगा आपका ये सस्पेंशन, ठीक है। सेपरेशन, डज नॉट सेपरेट, डज नॉट सेपरेट, डज नॉट सेपरेट, सेपरेट करना मुश्किल है। फिल्टर एबिलिटी, पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये पास थ्रू फिल्टर पेपर, पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। जब पास नहीं करेगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल है उसको सेपरेट करना मुश्किल है। इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, एग्जाम्पल, लाइट कैन पास थ्रू, सोल्यूशन से लाइट पास करता है। क्लोराइड से लाइट जब पड़ता है तो स्कैटर फैलेगा। लाइट कैन नॉट पास थ्रू, सस्पेंशन से हाथ से लाइट पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल है साल्ट सॉल्यूशन है, मैनोलेज है, मडी वाटर है, ठीक है। चलते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन और है देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ क्लोराइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस इन द फॉग। फॉग जो होता है, धुंध होता है, उसमें क्या होता है, लिक्विड एंड गैस पार्टिकल होता है। उसमें क्या होता है, लिक्विड एंड गैस। ये जो होता है ये गैसेस पार्टिकल होता है, इसके अंदर लिक्विड घुसा होता है। ये गैसेस पार्टिकल के अंदर लिक्विड घुसा होता है, गैसेस पार्टिकल के अंदर लिक्विड घुसा होता है, उसको बोलते हैं फॉग। तो फॉग का कंपोजिशन है लिक्विड एंड गैस, ठीक है। फॉग का कंपोजिशन क्या है, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर विथ हाफ लीटर ऑफ वाटर,
हाफ लीटर, जैसे ये वाटर है, इसमें शुगर डाल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, कह रहा है वॉल्यूम चेंज नहीं होता भाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे समझो, ये वाटर था, इसमें शुगर पहले से डाला हुआ है, इसका जो यहाँ लेवल है, ये शुगर डालने के बाद ये इसको स्टिर करके मिला दिया गया। स्टिर करके जब हम मिला दिए उसके बाद भी ये इसी लेवल पे है, इसका वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो कोई शुगर है या साल्ट है, इसमें आप डाल दो, ठीक है। देखो डालने से पहले यहाँ तक था, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डालने से पहले यहाँ तक था, लेकिन जैसे इसमें डालेंगे ना तो इसकी वॉल्यूम ऊपर तक चली जाएगी। लेकिन जब इसको मिलाएंगे इसमें, ठीक है, स्टिर करेंगे, मिला देंगे, घोल बना देंगे, तो जैसे ये शुगर इसमें डालेंगे तो इसका लेवल यहाँ तक आएगा। अब इसको मिला देने के बाद भी जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो जो लेवल पहले अटेंड किया है शुगर डालने के बाद, वही लेवल पे रह जाएगा इसको मिलाने के बाद भी। बात समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पर देखो, ये पहले से मिलाया हुआ है। इमेजिन करो एक और कंटेनर है जिसमें शुगर पहले से नहीं मिलाया हुआ है। ये वाटर मान लो कि यहाँ तक था, लेकिन जैसे ये शुगर डाला तो इसका वाटर का लेवल यहाँ आ गया। अब डिसॉल्व करने के बाद भी वाटर का लेवल वही रहा। बात समझने की कोशिश करना, कितना भी ग्राम डाल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डिसॉल्व यहाँ डालने पे तो जरूर बढ़ेगा, ठीक है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टिर करने के बाद, मिलाने के बाद क्या वाटर का लेवल बढ़ जाता है? तो नहीं, वाटर का लेवल रिमेन कांस्टेंट रहता है। यानी वॉल्यूम चेंज हो जाता है? नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाता। कह रहा है अनसैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर हाफ लीटर ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज। तो वॉल्यूम चेंज, इसमें मिक्स करने के बाद भी इसका लेवल चेंज नहीं होता, इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती। ये मास चेंज हो जाता है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अभी मान लें कि 500 लीटर पानी था, 500 ग्राम था। अब डिसॉल्व करने के बाद हो सके तो ये ग्राम में अगर करें तो ये 600 ग्राम हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, लेकिन क्या इसकी वॉल्यूम चेंज होगी? तो यही याद रखना है कि मिक्स करने से उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती। हाँ, मिक्स करने से उसका मास, कंसंट्रेशन, डेंसिटी ये सब चेंज होता है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता है? वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये आपको रट लेना होगा, समझ लेना होगा। डायग्राम से देख लो आप एक बार, ठीक है, डायग्राम से आप एक बार देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन और है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू द डाइल्यूट सोल्यूशन। कह रहा है ऑस्मोसिस में, नॉर्मल जो ऑस्मोसिस है, जो सॉल्वेंट है, साल्ट है, सोल्यूट है, और ये सॉल्वेंट में, यानी जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो मिलता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पानी है, ये पानी तो सॉल्वेंट है, और ये जो नमक है ये सोल्यूट है। तो कह रहा है कि नॉर्मल ऑस्मोसिस में जो प्रोसेस ऑस्मोसिस कर रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कह रहा है, रिवर्स नहीं कह रहा है, क्या बोल रहा है? ऑस्मोसिस कह रहा है। ऑस्मोसिस में कह रहा है, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है यानी पानी, ट्रेवल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या इसमें जो है कंसनट्रेटेड तो यही है, यहाँ लिखा भी है हाई कंसनट्रेटेड, क्या इसमें पानी इधर से इधर मूव करती है? तो नहीं, नॉर्मल ऑस्मोसिस में पानी का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट नहीं होता। पानी का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं होता, बल्कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाए तो लो कंसंट्रेशन से, एरो देखिए, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ नहीं होता, बल्कि लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है इन ऑस्मोसिस।
बट इन केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर ऑस्मोसिस को ही दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए यहाँ लो कंसंट्रेटेड है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का कैसा मूवमेंट हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ हो रहा है। यहाँ देख लीजिए हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है ऑस्मोसिस में। बट यहाँ पे लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, REVERAC, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो ये मूवमेंट ऐसे हो जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। उसको होने के लिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना होता है। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तब जाके इधर आएगा, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी रिवर्स ऑस्मोसिस से हम ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर तैयार करते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट सोल्यूट ये आपको समझ में आना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। बट इन रिवर्स ऑस्मोसिस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, बट उसमें प्रेशर अप्लाई करना होता है। बस इतना ही आपको जानना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। यहाँ देखिए प्रेशर अप्लाई किया है तो ये वाटर का फ्लो जो हो रहा है इधर से इधर हो रहा है, देखा, और एरो, तो ये ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पीते हैं उसी से तैयार होता है, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस से ही H2O तैयार हो रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, वही है। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन सॉल्वेंट पास थ्रू द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट बेसिकली मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से यहाँ है हायर, ये हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है। हायर से किधर मूवमेंट होता है? लोअर की तरफ मूवमेंट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में, ये याद रखना है। और ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर इन्हीं से तैयार होता है, ठीक है। ये बस आप याद रखेंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे और बिना एफर्ट लगाए हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरह से पढ़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल टू प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्यूरिटी? डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में डिस्टिल वाटर याद रखिए। डिस्टिलेशन हम लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, लिक्विड में जो इम्प्यूरिटी है उसको अलग करने के लिए, जैसे ये इम्प्योर वाटर है, इसको गर्म करेंगे तो वेपर बन करके सारा जो वाटर है ये इधर चला आएगा, जो इम्प्यूरिटी है इसमें बच जाएगी। तो ये डिस्टिलेशन जो है लिक्विड को करने के लिए, लिक्विड प्यूरिफिकेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ करा है सॉलिड इम्प्यूरिटी। अब इसमें क्या होता है? सब्लिमेशन। जैसे क्या होता है, ये साल्ट है, क्या है? साल्ट है, इसको डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, तो ये जो वेपर बनेगा, फॉग बनेगा, वाटर चेंजेस होगा इसका, तो यहाँ जो इम्प्यूरिटी है ये सब यहीं बैठ ही रह जाएगी, ठीक है। दूसरा, क्रिस्टलाइजेशन, गरम कर दो आप इसको, गरम करके सारा भाप एक तरफ हो जाएगा और यहाँ जो इम्प्यूरिटी है वो सब एक जगह बैठी रह जाएगी क्रिस्टलाइजेशन में। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड फॉर्म वेयर द एटम और मॉलिक्यूल आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल के फॉर्म में उसको अलग कर लीजिए, बाकी को अलग कर लीजिए, ठीक है, क्रिस्टलाइज कर लीजिए। डिस्टिलेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्लासिकल डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेटिंग द कंपोनेंट और सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर, ये लिक्विड मिक्सचर के लिए यूज होते हैं। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड फेज टू गैस, सॉलिड से गैस में जो हम चेंज हो जाते हैं फॉर्म, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। इससे क्या इम्प्यूरिटी यहीं बैठी रह जाएगी और ये जो है ना गैसेस फॉर्म में हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, सब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। कह रहा है कि एक पेपर है ये, ठीक है, इसे पेंसिल से हमने ये डॉट बना दिया। अब उसको एक सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर हमने यहाँ पे डिप कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कुछ देर के बाद ये जो है ना, जो भी डॉट थे ये अलग अलग सब्सटेंस इंक से मिल के बना हुआ था, इंक बनाने के लिए या कोई भी सब्सटेंस है उसको
बहुत सारे पार्टिकल इसमें रहेंगे, सब अलग अलग चला गया, ठीक है। डिफरेंट अपने अपने वेट के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से सब सेपरेट हो गया। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड। तो सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड है, 1 2 3। क्रोमेटोग्राफी से हम ये करते हैं, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। तो क्रोमेटोग्राफी से सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है उसको हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से, ठीक है, टेस्टिंग से। प्यूरिफिकेशन में भी हम यूज़ करते हैं। चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फोर इनटू कैम्फोर वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यहाँ कैम्फोर कपूर है, इसको भाप बना के अलग कर लिए, भाप कपूर डायरेक्ट भाप बन जाए, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग द सॉलिड कैम्फोर डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होगा, जैसे कैम्फोर का एग्जांपल है, वो कहलाता है सब्लिमेशन, ठीक है, बस इतना ही जानना है। ए sample of any of the flowing substance disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ice. The phenomenon is called sublimation. वही है, डायरेक्ट जो है कैम्फोर डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है, गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ है। सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस डिसअपियर आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, लाइक जैसे कैम्फोर डायरेक्टली एयर में एक्सपोज हो जाए, नैप्थलीन हो, ड्राई आइस हो, ये जो फिनोमिनन है वो कहलाएगा सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है, वो सब्लिमेशन कहलाता है। बस आपको इतना ही जानना है, ये सब प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस सब्लिमेशन, वही सी। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्टिंग सॉलिड टू गैस, यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्टिंग, ये ही सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस सब्लिमेशन, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है। ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन कैन सेपरेटेड बाय नेप्थलीन, यहाँ पे नेप्थलीन है, उसको गर्म कर दो, गैस निकल के इधर हो जाए, उसको आप अलग कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लो, बाकी जो इम्प्यूरिटी है वो यहाँ पर रह जाएगी, सब्लिमेशन कहलाता है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसी चीज़ को मैंने लिख रखा है दोबारा। चलिए, कह रहा है ABCD इधर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in MnO2, इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो 4, तो C का 4 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बनाना शायद इनकम्प्लीट रह गया है, इसको मिला दिया है मैंने, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं। तो A का हो जाएगा आपका 3, A का 3, B का 4, B का हो गया 4, C का 1, C का 1, B का 4 और D का हो गया 2, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, मैंने इसको कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज ब्लैकनिंग कोटिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, यहाँ कॉपर पे ग्रीन कलर का वो कोट आ जाता है। ब्राउन कोट ऑफ आयरन, आयरन जो है इस तरह से ब्राउन हो जाता है। सिल्वर में इस तरह से पॉलिश और इज द ट्रांस सिल्वर, ठीक है। तो ब्लैक कोटिंग, ये सब एग्जांपल किसका है, ये केमिकल है, फिजिकल है, क्या है, तो कोरोजन ऑफ सिल्वर, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे एग्जांपल है कोरोजन, और ये सब के सब है केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इधर अल्मोनियम है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ये एग्जांपल आपकी हो। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।